हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मोस्ट वेबल क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। हाँ, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन इज, तो यहां पर इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन यहां पर क्या होगा? ट्राइडेंटेट नहीं, हेक्साडेंटेट होगा। ये सीधी सी बात है, आंसर इसका 2 होगा। आई होप कि ये तुमको बन गया हो। कैसा होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन? ये चीज अपन ने डिस्कस करी है। CH2 ये इथाइलिन हो गया। डायमीन बनाना है तो डायमीन बना दो। फिर टेट्रा एसीटेट है ना, तो यहां पर 4 टेट्रा एसीटेट लगेंगे, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, 2 ये हुए। और यहां पर 2 लगे होंगे, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। ठीक है, तो यहां पर 4 ये हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। यहां पर 6 यहां पर डोनर होते हैं। कौन कौन से? ये एक डोनर होता है, ये एक डोनर होता है, ये एक डोनर होता है। ठीक है, ये एक डोनर होता है, एक ये डोनर होता है और एक ये डोनर। तो टोटल 4 ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन डोनर है। 4 ऑक्सीजन डोनर, 2 नाइट्रोजन डोनर, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज 2। ओके, इजी क्वेश्चन। The type of isomerism shown by complex COCl2En2 is। अब देखो यहां पर COCl2En2 दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन En इथाइलिन डायमीन ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब इसका हर एक 2 लेकर के आ रहा है। टोटल 4 यहां से आए, 2 इसके यहां से आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और En बीइंग द बाइडेंटेट लिगेंड, ये एक कीलेटिंग रिंग बनाएगा इसके अराउंड कोबाल्ट के साथ। तो अगर मैं यहां पर बताऊं आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, तो ये किस टाइप का हो गया? अगर मैं हेक्साडेंटेट या CO उसके हिसाब से बात करूं तो MAAB2 के हिसाब से AA2B2 इस टाइप का यहां पर ये चीज स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं इसमें देखूं कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ट्रांसपेयर्स बना देता हूं मैं। ट्रांसपेयर्स हो सकते हैं AB, ठीक है, AB और AA, मतलब ये A और ये A जो होंगे ये 2 दूसरे होंगे, है ना, दोनों अलग अलग होंगे। तो यहां पर कैसे बन सकते हैं? ये एक तो ये बन गया, और दूसरा बन सकता है कि AA साथ में रहें, है ना, दोनों एक दूसरे के ट्रांस में रहें, और B एक दूसरे के ट्रांस में रहें। तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर तैयार हो जाएंगे। देखो बना के बताता हूं मैं। और COCl2En2 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो CL है, तो Cl और 2 Cl अगर आमने सामने हो गए, ट्रांस में हो गए, तो ये होगा। और En जो रहेगा वो इस तरीके से, अब बायोडेंटेट है तो यहाँ पर सिस पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। ये चीज भी हमने देखी है। तो En यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ये चीज है, और यहाँ से यहाँ भी एक En आ सकता है, तो En एक यहाँ से आएगा। क्योंकि ये किस टाइप का है, मैंने AA भी इसलिए लिया है क्योंकि ये किस टाइप का है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, इस वजह से मैंने En यहाँ पे ऐसा लिया। तो ये हो जाएगी यहाँ पर सिस फॉर्म। इसी का ट्रांसफॉर्म कैसा हो सकता है? इसका ट्रांसफॉर्म ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने CO यहाँ पे लिया, Cl यहाँ पे लिया, यहाँ पर Cl लिया, ठीक है, तो ये 2 Cl होगा यहाँ पर, एक En यहाँ से आ रहा होगा, है ना, यहाँ से इन दोनों ने मिलकर के एक En बनाया होगा, तो ये इसकी सिस पोजीशन हो गई। और यहाँ पर, है ना, ये दोनों मिलकर के सिस पोजीशन होंगे, और यहाँ पर एक आ रहा होगा इधर पे और इधर पे, तो ये दोनों भी En यहाँ से ये दे रहा होगा। करेक्ट है? तो ये हो गया इसका नहीं, ये इसका ट्रांसफॉर्म है, दिस इज ट्रांस, क्योंकि आमने सामने है तो ट्रांस, ये इसका सिस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री पोजीशन पर रहेंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन सी हियर क्लियरली। तो यहाँ पर सिस ज्योमेट्री है और ट्रांस ज्योमेट्री। ये ट्रांस ज्योमेट्री रहेगी, ये सिस ज्योमेट्री रहेगी। ये पास थे तो इसलिए सिस, ये आमने सामने थे इसलिए ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आंसर इज 1। ओके, ठीक है। The correct order of the stoichiometries of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with the complexes COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 respectively will be। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको यहाँ पर बेसिकली वर्नर्स थ्योरी में जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया था कि कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेंगे, कितने बाहर रहेंगे, उस पर डिपेंड करता है।
तो अगर हम CO की बात करते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से अगर मैं यहां पर देखूं COCl3.6NH3 को, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं CONH3 होल 6 और बाहर आएंगे तीनों के तीनों क्लोरीन Cl3 बाहर। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं COCl3.5NH3 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा CONH3 होल 5 NH3 होल 5, Cl एक अंदर रहा होगा और 2 क्लोरीन बाहर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 का ही है। अगर इसकी बात करते हैं COCl3.4NH3 की, तो यहां पर CONH3 4 अंदर रहा होगा। अगर 4 NH3 है तो सीधी सी बात है Cl2 रहे होंगे ये, और यहां पर एक Cl रहा होगा बाहर। अब अगर मैं इनके आयोनाइजेशन की बात करता हूं, तो यहां से 3 क्लोरीन अलग हो गए, यहां से 2 क्लोरीन और यहां से 1 क्लोरीन। तो जब ये एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिस्पेक्टिवली ट्रीट होंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर 3 क्लोरीन अलग हो रहे हैं, इसलिए यहां पर 3 AgCl बनेगा। यहां पर 2 AgCl निकल रहे हैं, तो यहां Cl2 निकल रहा है, तो 2 AgCl रहेगा। यहां पर 1 Cl है तो 1 AgCl यहां पर निकलेगा। तो हमारे यही आंसर हो जाएंगे 3 AgCl, 2 AgCl एंड 1 AgCl रिस्पेक्टिवली ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर 3, 2, 1 आंसर इसका 2 होगा, है ना। ठीक है, तो ये 3, 2, 1 यहां पर आंसर इज 2। ओके, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया। ठीक है, Which of the following will not give the test of chloride ion with silver nitrate? तो ये भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पर COCl3.4NH3 है, तो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा रहेगा, CONH3 और कितने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है मतलब 2 क्लोरीन यहाँ पर आ रहे होंगे Cl2 और यहाँ पर 1 क्लोरीन बाहर रहा होगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा CO 5 NH3 है, तो NH3 5 और साथ में Cl 1 आएगा, है ना, 1 Cl और बाकी 2 क्लोरीन बाहर रहेंगे। फिर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये CO 6 NH3 है अंदर और तीनों क्लोरीन बाहर है ना, तो CO NH3 6 और Cl 3 बाहर है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें तीनों के तीनों यहाँ पर CO NH3 होल थ्राइस और Cl3 यहां पर रहा होगा, Cl3 यहां पर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है यहां पर इन सभी में AgNO3 के साथ अगर ट्रीटमेंट कराया तो प्रेसिपिटेशन Cl में हो जाएगा। जो भी बाहर अगर आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर जा रहा है, आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी क्लोरीन आ रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन देगा, लेकिन यहां पे नहीं आ रहा है, इस वजह से ये प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। नो प्रेसिपिटेशन, आंसर विल बी 4। तो हमसे वही पूछा गया था, विच विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट कौन नहीं देगा, ये नहीं देगा क्योंकि इसके बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई नहीं है, यहाँ पर ये था। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। The name of the complex ion FeCN6 3- is FeCN6 3- का नाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये पहली बात तो N आयन है, N आयन है तो यहाँ पर जो हम आयरन यूज करेंगे, आयरन के लिए हम जो यूज करेंगे वर्ड वो रहेगा फेरेट। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने सीखी थी, करेक्ट है, फेरेट। और अब देख लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। Cn जो है वो -1 लेकर के आता है, तो 6 माइनस लेकर आएंगे, 6 माइनस में से 3 माइनस यहाँ लगे हैं तो यहाँ पर 3 प्लस लगा होगा, तो यानी कि इसका फेरेट 3 रहा होगा। ये आयन है तो इसलिए फेरेट 3 आयन रहेगा। अब ये है साइनाइड, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन, ये चीज हो सकती है। साइनाइडो भी बोल सकते हैं, साइनो भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 4। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2Cl विल बी। तो यहां पर हमको ये बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे। अच्छा भाई, अच्छा ये चीज अभी हमने कुछ देर पहले देखी है कि COEN2Cl2 के यहाँ पर किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर देखें तो देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो ये इथाइलिन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड इसको यहाँ पे आमने सामने से भी पकड़ सकता है। ठीक है, अगर आमने सामने से देखो, ध्यान रखना है कि हमको सिस पोजीशन ही देनी है। क्या बोलते हैं, जो बाइडेंटेड लिगेंड में जो भी
एडजेसेंट पोजीशन होती है या किसी भी पॉलीडेंटेट लिगेंड में जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वो सिस पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए ऐसा कभी मत बना देना, ये चीज आमने सामने ही रह पाएंगी, ठीक है, दे ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। बाकी Cl यहाँ पर आएगा, Cl यहाँ पे आएगा। एक तो ये रहा, ठीक है, ये इसका कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। इसी का सिस फॉर्म अगर मैं बनाने जाऊं तो कैसा होगा, अभी अपन ने बनाया था यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये तो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तैयार करूं। अब ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से अगर मुझे दो EN को पास पास रखना है तो दोनों EN को यहाँ पे पास पास रख दो, तो ये दोनों EN यहाँ पर इथाइलिन डायमीन पास पास आ गए, तो ये सिस पोजीशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये सिस पोजीशन हो जाएगी और सिस पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो तो ये हो जाएगा सिस आइसोमर। अब हमें लग रहा है कि बस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, लेकिन तुम हो जाओगे यहां पर गलत। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहां पर ये जो है इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, है ना, अगर मैं इधर से काट दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, या इधर से काट दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो इस वजह से दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको नहीं मिल रही है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसी वजह से यहां पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका एक डेक्स्ट्रो रूप होगा और इसका एक लीवो रूप होगा, है ना, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, एक लीवो फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसका जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगा वो यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्म रहेगा, एक डेक्स्ट्रो रहेगा, एक लीवो रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 1 2 3 यहां पर 3 आइसोमर्स रहेंगे इसके, तो आंसर इसका 3 होगा, ठीक है, भूल गए थे ना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है, ओके। An excess of AgNO3 is added to 100 ml of a 0.01 molar solution of dichlorotetraquachromium 3 chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be. तो देखो यहाँ पर 100 ml of 0.01 मोलर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इंटर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ये मोलैरिटी दी गई है इसमें यहाँ पर, और इसका वॉल्यूम दिया गया है, तो इससे हमको ये जो कंपाउंड है इसके पूरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे कि ये कितने मोल्स लिए हैं हमने या कितने मोल्स है हमारे पास। तो हम जानते हैं मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो वो हो जाएंगे यहाँ पर कितने, देखो 1000 ml मतलब 0.1 लीटर, है ना, तो अगर अगर यहाँ पर 0.01 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 10 की पावर -2 को 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 10 की पावर -3 मोल्स। तो यहाँ पे n जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10 की पावर -3 मोल्स, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको किया है किसमें, अब यहाँ पर एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इसमें ऐड कर दिया है, तो अब कितने क्लोरीन जो है वो निकल रहे होंगे, उतने ही, है ना, अपन को देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर अब ये हमको जो दिया गया है, ये एक हमको नाम दिया गया है, इस नाम से हमको फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले से हमको पता चलेगा कि बेसिकली कितने क्लोराइड्स हैं जो बाहर हैं आयनाइजेशन स्फीयर के, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जज कर पाएंगे कि अगर हमने इसके 10 की पावर -3 लिए हैं तो कितने AgNO3 निकलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ से जो डाइक्लोरोटेट्राएक्वाक्रोमियम 3 क्लोराइड है इसका नाम लिखें जरा और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले तो क्रोमियम है, तो सबसे पहले तो क्रोमियम लिख दो यहाँ पर। अच्छा, अगर क्लोराइड बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एज अ क्या है, एनायन है, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या रहा होगा हमारा, कैटायन। तो यानी कि हमारा इस तरीके से एक कैटायन बनेगा और बाहर क्लोरीन में कुछ तो होगा, है ना, अभी क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्रोमियम है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्रोमियम लिखेंगे। फिर लिखा गया है डाइक्लोरोटेट्राएक्वा, डाइक्लोरो मतलब कि यहाँ पर Cl2 रहा होगा, और टेट्राएक्वा है मतलब कि H2O के साथ यहाँ पर 4 रहे होंगे, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोटेट्राएक्वा, ठीक है, डाइक्लोरोटेट्राएक्वा। वैसे तो टेट्राएक्वा डाइक्लोरो होना चाहिए था क्योंकि A जो है वो पहले आता है और उसके बाद फिर Cl आता है, खैर कोई बात नहीं, अपन को इससे मतलब डाइक्लोरोटेट्राएक्वा। क्रोमियम 3 क्लोराइड, अब 3 क्लोराइड मतलब कि इस पूरे के ऊपर यहाँ पर Cr3+ में, किस में है, 3+ में। अब 3+ में अगर यहाँ पर है और यहाँ से ये 3+ में कब रहा होगा, जब यहाँ पर Cl2 क्लोरीन तो यहाँ पर -2 ला रहा है।
अब एक क्लोरीन ही और हुआ होगा यहां पर बाहर, ओनली वन क्लोरीन वुड हैव बीन देयर, तभी जाकर हम यहां पर ये कहेंगे कि इसके ऊपर +3 होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पर डायक्लोरो है, मतलब क्लोरीन 2 अंदर है, तो एक ही क्लोरीन बाहर रहा होगा, तब जाके हम यहां पर कह सकते हैं कि क्लोराइड यहां पर ओवरऑल यहां पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। समझ में आया? तो इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन नंबर का 3 का देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था यहां पर, क्योंकि 3+ अगर आ रहा है तो Cl और Cl2 यहां पर मिलकर के, Cl और ये Cl2 यहां पर मिलकर के ही क्रोमियम यहां पर +3 दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्रोमियम Cl Cr Cl2Cl ये +3 है, H2O4 ये। क्लियर है बात? तो ये टेट्रा एक्वा क्लोरीन यहां पर हो गया, ये क्रोमियम हो गया, तो ये हो गया। अब इसका अगर कितने मोल लिए हमने, 10⁻³ मोल लिए हैं। देखो भाई, इसके साथ अगर मैं AgNO3 एक्सेस के साथ ट्रीटमेंट कराता हूं तो मुझे 1 मोल AgNO3 मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टोइशियोमेट्री AgNO3 नहीं रहे, AgCl मिलेगा। ठीक है, AgCl प्रेसिपिटेट होगा। क्यों? क्योंकि एज पर द स्टोइशियोमेट्री यहां पर, क्योंकि एक ही क्लोरीन था, यानी अगर मैंने इसका 1 मोल लिया, इसके 1 मोल से मुझे 1 मोल ही Cl- मिलेगा, और 1 मोल Cl- AgNO3 के साथ मिलकर के 1 मोल AgCl ही देगा। तो 1 मोल Cl- गिव 1 मोल AgCl। बट हाउ मेनी वी हैव, हमारे पास हैं कितने? हमारे पास है 10⁻³ मोल। तो अगर ये 10⁻³ मोल्स हैं, तो अगर इसके 1 से इसका 1 मिल रहा था, तो इसके 10⁻³ से इसके 10⁻³ ही तो मिलेंगे। तो इसका मतलब हमको हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, 10⁻³ आंसर 4। समझ में आया कैसे सोचना है, कैसे करना है? कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। अगर यहां पर मान लो ऐसा होता कि यहां पर Cl2 होता, तो हम देखते कि भाई यहां पर 1 क्लोरीन से यहां पर 2 क्लोरीन है, तो यहां पर 2 बन रहा था। तो इसी वजह से यहां पर अगर 1 से 1 बन रहा है तो 10⁻³ से भी 10⁻³। तो इस तरीके से तुमको सोचना पड़ेगा, पूरी जो है स्टोइशियोमेट्री भी यहां पर यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो 10⁻³ मोल थे हमारे पास ये, तो इसका मतलब यहां पर एक 10⁻³ से 10⁻³ ही Cl- निकलेंगे, और 10⁻³ Cl- से अगर हमको यहाँ पर 10⁻³ ही AgCl मिलने वाले हैं, तो आंसर इसका 0.01 होगा। क्लियर ये बात? अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ओके, इन अ पर्टिकुलर आइसोमर CONH3 Cl2 the ClCOCl bond angle is 90 degree, the isomer is ओके। तो आइसोमर इज नोन है, देखो CONH3 Cl2 है, तो अब ये भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। CONH3 एक है, अच्छा 4 है, तो मतलब हेक्साडेंटेट है, तो यहाँ पर अपन 4 इसका वो लगा देते हैं। ठीक है, 4 लगा दिया, और उसके बाद फिर 4 NH3 हैं। और ऐसा है कि इसमें बोल रहा है कि एक आइसोमर ऐसा है जिसमें ClCOCl बॉन्ड जो है 90 डिग्री, मतलब अगर मैं इसको पकड़ लूं, है ना, ये पकड़ लूं, तो ये Cl और ये Cl रहा होगा और बाकी NH3 रहे होंगे। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, है ना, करेक्ट है। तो ये कौन सा आइसोमर होगा? अब सीधी सी बात है, अगर ये 90 डिग्री पर नहीं होता तो कैसा होता? अगर 90 डिग्री पर नहीं होता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि Cl यहां होता है, और अगर ऐसा होता तो ये ट्रांसफॉर्म होता, और अगर ये पास है तो ये सिस फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस। तो दिस इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर। ठीक है, तो अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो इस टाइप का आइसोमर सिस आइसोमर कहलाएगा। द कॉम्प्लेक्स इज CONH3 6 CrCN6। अच्छा, मतलब ये अपने आप में एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है, तो यहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही हैं यहां पर, एंड CrNH3 6CO6 है ना, तो ये उसी का दूसरा भाई है, आइसोमर है। द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर Cr पहले एनायनिक था, अब Cr यहां पर कैटायनिक है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि इसके जो क्या बोलते हैं लिगेंड्स हैं वो चेंज हो गए हैं, यानी कि इनको कोऑर्डिनेट करने वाली जो स्पीशीज हैं वो ही अलग हो गई हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। तो इसलिए हम यहां पर बोलते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वही
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज ही अगर एक्सचेंज हो रही हैं तो इस टाइप के, और ये चीज तभी हो सकती है अगर कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही स्पीशी कोऑर्डिनेशन हो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आंसर इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, आंसर इज 3। ओके, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ अपन को मैच करना है। क्या दिया गया है, लिस्ट 1 में हमको कंपाउंड्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमको दिया गए हैं इंसुलेटेड इसके मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ये होता है। और व्हाट इज n, n इज नथिंग बट हमारा क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जितने रहेंगे अपन को उसके हिसाब से देखना है। और हमने एक चीज और सीखी है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, जैसे मान लो n इक्वल टू 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 है तो 0 पॉइंट समथिंग थोड़ा है 0 ही आएगा, फिर 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इस तरीके से आएगा। तो अब हमको देखना है कि किसमें कैसे देखना होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं n कितना आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड, देखो ये है क्या, यहाँ पर अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो आयरन यहाँ पर CN6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, यहाँ पर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर CN6 4- है तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3? अगर ऐसा है तो इस हिसाब से तो आंसर यहाँ पर 2 का सेम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि CN यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि पेयरिंग करवा देगा, और यहाँ पर H2O जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जब आयरन, अब आयरन जो होता है वो जब देखें तो आयरन होता है 26, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखें तो D5 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा, ये D5 रहेगा, ये भी D5 रहेगा, ये D6 रहेगा और ये D6 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये D5 विथ पेयरिंग रहेगा, तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है कि यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो 5 कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5, ये रहने वाला है। तो n की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। अगर यहाँ पर D5 विदाउट पेयरिंग की बात करें तो विदाउट पेयरिंग यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया D5 कॉन्फ़िगरेशन, कोई पेयरिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यहाँ पर कितनी थी, 1, यहाँ पर कितनी थी, 5, और यहाँ पर +2 है D6, और D6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब अगर मैं इसके हिसाब से जमाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ये पेयरिंग हो गई। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 यहाँ पर आएंगे, n की वैल्यू 0। और अगर +2 है और D6 है और यहाँ पर ये क्या है, H2O 6 है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये नो पेयरिंग विल बी हैपनिंग, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमको बस ये देखना है, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसका A का आंसर क्या होगा, 4। तो A का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, B का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब B का आंसर हो जाएगा 2, नहीं B का आंसर होगा 1। कितना होगा, 1 1 1, है ना, 1। B का आंसर 1 होगा, A का 4 होगा। अगर मैं C की बात करूं तो C में यहाँ पर कितना आ रहा है, नो अनपेयर्ड, यानी कि C का आंसर होगा 0। 0 मतलब कौन सा, 2। ठीक है, और D ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि आंसर होगा 3। ठीक है, तो ये चीज हमारा आंसर होने वाले हैं, A का 4, C का 2, B का 1 और D का 3। तो यहाँ पर A का 4, B का 1, सही है, C का 2 और D का 3, A ही आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया कैसे देखना है, कैसे सोचना है। तो सबसे पहले तो हमने सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखा। उसके बाद हमको ये चेक करना है कि किस टाइप का लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, उसके हिसाब से हमको देखना है पेयरिंग होगी तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग नहीं होगी तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी वजह से सब में आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा 1 होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन, इससे काफी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एक साथ चीजें काफी यूज हो रही हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और तुम्हें आना चाहिए। ठीक है,
Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form the coordination compounds? ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको याद होनी चाहिए, कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये सारी चीजें तुमको अगर स्ट्रेंथ वाइज देखनी है तो तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जो अपन ने पढ़ी है, उसका याद होना चाहिए। और अगर उसको देखोगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पर क्या ऑर्डर रहने वाला है। SCN माइनस जो है, और सीधी सी बात है ये सबसे वीक होगा इन सभी में, है ना। CN माइनस तो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, तो CN माइनस सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। CN माइनस सबसे लास्ट में आ रहा है इन दोनों में, तो सीधी सी बात है इन दोनों में से ही आंसर होगा। और SCN माइनस सबसे वीक है, तो हमारा आंसर 4 होगा, है ना। ऑक्सलेट आयन भी वीक के अंदर ही आते हैं, ये सारे वीक होते हैं, लेकिन ऑक्सलेट आयन जो है वो F माइनस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये है कि कौन ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा है और कौन ज्यादा स्प्लिटिंग करवा रहा है, वो चीज होती है। तो वही चीज है, तो आंसर इसका 4 होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, CN माइनस सबसे ज्यादा होता है ना, और CO भी, कार्बोनिल भी सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दीज टू आर मोर, तो इस हिसाब से तुम सोच सकते हो आंसर इसका 4 होगा। The calculated spin only magnetic moment for Cr2 plus ion is। अब Cr2 plus देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 25 होता है ये, ना 25 नहीं, सॉरी 24 होता है ये। अगर 24 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा? 4s1 3d5, 4s1 3d5 है। और 2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें Cr2 प्लस, तो यहाँ से एक इधर जाएगा और d4, तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा। अब d4 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं? वो यहाँ पर 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 n इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। n 4 हुआ, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, अगर n इक्वल टू 4 है, n अगर इसका 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज रूट ऑफ 24। और सीधी सी बात है, अगर 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, आंसर 1, ठीक है, 4.9। और सीधी सी बात है, रूट 25 5 होता है, और रूट 24 5 से थोड़ा सा ही कम होगा, 4.9, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो, आंसर A मतलब 1, ठीक है। The crystal field stabilization energy CFSE for COCl64 minus is 18,000 per centimeter. The CFSE for COCl4 2 minus will be कितना? अब सीधी सी बात है, यहाँ पर COCl6 4 माइनस है, मतलब यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब यहाँ पर जो स्प्लिटिंग आ रही होगी वो स्प्लिटिंग डेल्टा O रही होगी, दिस वुड हैव बीन डेल्टा O। और अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, मतलब हमको डेल्टा T पता करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा T और डेल्टा O में क्या रिलेशन है। डेल्टा T मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, है ना। यहाँ पर 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए हम समझे कि यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, और ये 4 है इसलिए हम समझे कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो होती है 4/9 ऑफ डेल्टा O, 4/9 ऑफ डेल्टा O। यानी कि अब हमको डेल्टा O पता है कितना है? 18,000, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 18,000, कितना हो जाएगा? 4/9 इंटू 18,000, तो ये हो जाएगा 9 2s 18 2000, और 4 2s 8 is 8000, तो ये हो जाएगा 8000 पर सेंटीमीटर, आंसर 1। समझे? आसान था ना। तो ये फॉर्मूला है, और ये चीज तुमको ध्यान होनी चाहिए, मैंने लेक्चर में बताया है कि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आंसर 1। What is the correct electronic configuration of the central atom in K4FeCN6 based in the crystal field theory? अगर crystal field theory के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सेंट्रल एटम पहले तो कौन सा है? आयरन है। आयरन का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कितना है? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर K4 है, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस बन रहा है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हमने देख लिया K4 था, यानी कि इसके ऊपर 4 माइनस आ रहा होगा। CN यहाँ पर 6 माइनस दे रहा है, जिसमें से 4 माइनस यहाँ है, तो +2 यहाँ पर ले रहा होगा, तो Fe+2 है। अगर Fe+2 है तो यहाँ पर ये कैसा रहा होगा? 4s2 3d6 में से यहाँ पर 4s2 खत्म, क्योंकि +2 है, तो यहाँ पर ये गया। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम ये देख रहे हैं कि ये जो CN है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब ये पेयरिंग करवा देगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसका Eg और T2G को डिस्ट्रीब्यूट करें तो Eg यहाँ पर ऊपर रहेगा, T2G यहाँ पर नीचे रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो स्प्लिटिंग ज्यादा थी, है ना, Eg और T2G में।
यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा थी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा थी तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि पेयरिंग होना प्रेफरेबल है। यानी कि अगर हम ये D6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिफिल करें तो यहाँ पर कैसे भरेगा, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जंप करने के बजाय यहां पर पेयर अप हो जाएगा। रीजन क्या रहेगा उसका, रीजन ये रहेगा कि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये जो डेल्टा O है ये बहुत ज्यादा है रेदर देन पेयरिंग के। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर ही पेयर अप हो जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पांचवा यहां पर, चौथा यहां पर आया, पांचवा और छठा, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर गए। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये पाएंगे कि T2G जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना रहा, 6, और EG का कितना रहा यहाँ पर 0। तो T2G 6,0 EG 0, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, T2G 6 और EG 0। तो B2 इज द आंसर। अगर यहाँ पर CN के बजाय कोई वीक फील्ड लिगेंड हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल वाटर रहा होता, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता, मतलब 4,2 हो जाता। अगर इसका 4,2 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, 4,2 हो जाता अगर यहाँ नहीं 4,2 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता अगर वीक फील्ड होता तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड था, इस वजह से ये आंसर हुआ। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है ना, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर तुमने अच्छे से समझा होगा लेक्चर में तो ये चीज बड़ी आसानी से बन जाएगी। तुम्हें एक एक चीज यहाँ पर देखनी है कि ये +2 में है, +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सेपरेशन ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगी, है ना। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर ये चीज मैंने इसी वजह से तुम लोगों को पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए हैं, तुम जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ओके। द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कॉन्सेप्ट समझो इसको। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन देखो, NiCO4 है, अब देखा जाए तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पर कार्बोनिल जो है वो खुद भी अपनी तरफ से कोई ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो यानी कि ये जो है CO भी न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, निकल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर यहाँ पर मैं निकल का बताऊं तो निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना होता है, यहाँ पर 28 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 रहा होगा, 4s2 3d8 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर मैं इसको फिल करें 3d8 4s2 1 2 3 4 5, तो और ये 4s है और ये 4p है, करेक्ट है ना। और यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 का है। ठीक है, हमको देखना है कि ये जो कार्बोनिल है ये कहां पे आ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 4s2 3d8 है, अगर d8 है तो एक बार कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, और ये रहा 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा 4s2, और ये रहा 4p खाली, करेक्ट है। अब हमने देखा कि भाई कार्बोनिल है यानी कि CO है, CO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा, ये यहां पर पेयरिंग करवा देगा। अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो सीधी सी बात है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब पेयर अप हो जाएंगी चीजें। तो अगर मैं इन्हीं को रीफिल करूं तो ये रीफिल होंगी, तो कैसे होंगी रीफिल, ये रीफिल ऐसा जाएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स को रीफिल करना है, ये क्या है, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बोनिल था, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रीफिल होंगे। अब रीफिल होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो भरने हैं हमको, पेयरिंग नहीं, 8 नहीं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन है, पेयर अप करने हैं, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे पेयर अप हो गए। ठीक है, क्यों हुए ये पेयर अप, क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए यहां के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां पर शिफ्ट हो गए, बिकॉज ऑफ कार्बोनिल बीइंग द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पेयरिंग करवा दी, हो गया। अब जो 4 कार्बोनिल हैं उनके लिए जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, खाली ऑर्बिटल्स, वो कौन कौन से हैं, ये s का 1 और p के 3 है ना। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी कि यहां पर CO आएगा, एक CO यहां आएगा, एक CO यहां आएगा, एक CO यहां आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो टेट्राहेड्रल होगा। और दूसरी बात, यहां पर सारी की सारी पेयर्ड हैं,
तो इस वजह से ये डायामैग्नेटिक भी होने वाला है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक 2। समझे किस तरीके से सोचना है, क्यों हुआ यहां पर पेयरिंग, ये सारी चीजें है ना। तो ये सारी चीजें तुम समझ सकते हो, और ये रहा है ना आंसर 2। Match the metal ion given in column 1 with the spin magnetic moments of the ion given in column 2 and assign the correct code। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, मतलब हमको मैग्नेटिक मूवमेंट से मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, CO3 प्लस CO कार्बोनिल, CO नॉट कार्बोनिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट है तो फीकोनी, फीको 26 27 है तो 27 होता है इसका। तो 27 अगर है, 27 में से 3 प्लस जाएंगे तो यहाँ पर 4s2 3d7 d7 कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस हो गया है मतलब s का 2 और यहाँ पे d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। d6 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। अगर d6 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4। ठीक है भाई। और Cr3 प्लस की बात करें तो Cr क्या होता है, 4s1 3d5, 4s1 3d5, लेकिन 3 गए तो यहां पर ये d3 कॉन्फ़िगरेशन बचा। d3 कॉन्फ़िगरेशन है तो n की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, है ना, क्योंकि d3 कॉन्फ़िगरेशन Cr3 प्लस है। Fe3 प्लस 26 26 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, और अगर 3 प्लस चले गए तो d5 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा यहां, तो n इक्वल टू यहां पर 5 हो जाएगा। ठीक है, Ni2 प्लस है, फीकोनी 28 28 यानी 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, और 4s2 3d8 2 चला गया तो d8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो d8 कॉन्फ़िगरेशन यहां पर रहेगा, और d8 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल टू यहां पर कितना हुआ, 2 हो गया। तो यहां पर n की वैल्यू 2 हो गई। अब हमको देखना है कि किससे मैच कर रहा है ये। अगर हमको बोहर मैग्नेट्रॉन का यहां पर फॉर्मूला पता हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो यानी कि ये 4, इसमें 2 ऐड करो तो 6 6 4 जा 24, तो यहां पर 24 से मैच करेगा, मतलब a का आंसर आएगा 4। इसका आंसर यहां लिख देता हूं मैं 4। फिर d3 है 3 3 और 2 5 5 3 जा 15, तो यहां पर इसका आएगा रूट 15, तो b का है रूट 15 यानी कि 5, इसका आंसर आएगा 5। c d5 5 प्लस 2 7 7 5 जा 35, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 8 यानी n की वैल्यू यहां पर 2 2 प्लस 2 4 4 2 जा 8, तो 8 यानी कि रूट 8, यहां पर इसका आंसर होगा 1। तो यहां पर a का 4 b का 5 c का 2 और d का 1, a का 4 b का 5 c का 2 d का 1, आंसर इज a यानी कि 1। ठीक है, तो ये चीज आंसर हो जाएगी इसकी, है ना, इस तरीके से देखना है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3 प्लस। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं यहां पर, ये देखो अब यहां पर CO3 प्लस है। ठीक है, CO3 प्लस है, ये तो खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि इसके साथ जो लीगेंड्स लगे हुए हैं वो कैसे, क्योंकि देखो अगर लीगेंड जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर द लीगेंड, इसको ऐसे समझो, स्ट्रॉन्गर द लीगेंड, अगर लीगेंड स्ट्रांग होगा तो सीधी सी बात है कि जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, है ना। और कैसी स्प्लिटिंग है, यहां पर सारे के सारे अगर देखो तो ऑक्टाहेड्रल है ना स्प्लिटिंग, यानी कि डेल्टा ओ ज्यादा होगा। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमको लिखवाया था कि डेल्टा ओ जो होता है वो एनर्जी होती है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी। दो Eg और T2G के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, और जब इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर घूमते हैं तो उसी को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं, और डी ट्रांजिशन की वजह से ही हमको कलर शो करता है, और वो वही कलर शो करेगा जिस एनर्जी को यहां पर ये चीज छोड़ रहा होगा। मतलब इससे रिलेटेड जो भी एच न्यू रहा होगा वही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि वेदर व्हाट कलर इज गोइंग टू बी विजिबल टू अस, है ना, जो भी यहां पर हमको देखने को मिलेगा। तो एच न्यू है, और इसी को हम hc/λ से भी देख सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमसे बात की गई है वेवलेंथ से रिलेटेड, तो इसी वजह से हम वेवलेंथ को देखेंगे, यानी कि अब सीधी सी बात है हमको वो देखना है कि स्प्लिटिंग
जिसमें डेल्टा ओ जिसमें ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ तो कम होगी, है ना, दिस इंप्लाइज वेवलेंथ विल बी लेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने तुम्हें क्रोनोलॉजी समझा दी। क्रोनोलॉजी क्या है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और उतना ही उसी का अकॉर्डिंग हमको कलर देखने को मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी वजह से अब यहां पर हमको ये देखना है कि किसमें हमको स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स मिल रहे हैं। तो यहां पर हमको जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी और जितना वीक लिगेंड होगा उतनी कम जो है वेवलेंथ उतनी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिगेंड्स को देखें, गौर करें, तो हमारे पास कौन कौन से लिगेंड अवेलेबल है। हमारे पास वाटर अवेलेबल है, हमारे पास EN अवेलेबल है और हमारे पास NH3 अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो EN और NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। वाटर इज वेरी वीक फील्ड लिगेंड, दिस इज वीक फील्ड। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूं तो अमोनिया और EN दोनों ही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन EN जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो यहां पर ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड की स्ट्रेंथ और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यहां पर EN यानी कि क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है इसलिए इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो हम लिखेंगे वो सबसे EN वाला लिखेंगे। तो EN वाला कौन सा है, ये वाला है D। तो आंसर भी D हो जाएगा। D के बाद फिर NH3 आएगा, फिर H2O आएगा। करेक्ट है। तो क्योंकि यहां पर EN, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन, तो स्ट्रेंथ यहां पर फिर बात आएगी NH3 की और उसके बाद फिर H2O की है। तो ये स्ट्रेंथ है लिगेंड की, इसी वजह से वेवलेंथ का ऑर्डर जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, वेवलेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा होगा, इसी वजह से ये आंसर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। क्यों हमको ये करना है, दिस इज द थॉट प्रोसेस, ऐसे तुम्हें को सोचना है। ठीक है, और ये चीज तुमको पता होनी चाहिए कि ये एनर्जी डिफरेंस होता है, इसी वजह से hc/λ से ये सीधे सीधे रिलेटेड है और उसी के अकॉर्डिंग कलर शो होता है dd ट्रांजिशन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आंसर इज डी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3-। MnCN6 3- के लिए हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री पता करनी है। अब अगर 6 है तो सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी है। तो जहां पे भी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है वो आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 है। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पर इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर MnCN6 3- है, एक -1 आ रहा है, 6 माइनस आ रहा है, यहाँ पर 3- है, मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब देखो मैंगनीज अगर +3 है तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। अगर 25 है तो ये होता है 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मतलब ये D4 कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है। अगर D4 की बात करते हैं तो यहां पर D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहा होगा, इसका 1 2 3 4 रहे होंगे। करेक्ट है, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि CN है। अब CN जो है वो यहां पर क्या है, वो एक वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर ये पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो इस वजह से यहां पर जो इसका जो वो होने वाला है आफ्टर पेयरिंग, पेयरिंग के बाद जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, पेयरिंग के बाद स्थिति रहेगी 1 2 3 और यहां पर ये। तो ये तो T2G वाले थे, EG वाले खाली हो गए। अब क्योंकि 3D के यहां पर ये चीज खाली हो गई है तो इसके जो अब ये जो CN जाएंगे वो कहां कहां आएंगे, वो आएंगे यहां पर, एक तो यहां पर आएंगे, है ना, मैं यहां पर बना देता हूं, है ना, ये 1 2 3 4 ये हो गए 4। और यहां पर जो CN आएगा वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। तो टोटल 6 CN थे। उन्होंने कौन कौन सी जगह घेरी, D2sp3, D2sp3। तो D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रीजन बीइंग कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और इसने पेयरिंग करवा दी थी। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर पेयरिंग करवाने के चक्कर में इसने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, लो स्पिन बनाई एक तो ये, ठीक है, लो स्पिन, और D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन रहा, और ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा ही, है ना, ऑक्टाहेड्रल रहेगा।
लेकिन अभी भी ये कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। तो इसी वजह से, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, D2sp3 एंड ऑक्टाहेड्रल B इज द आंसर। D2sp3 हाइब्रिडाइज है ना, क्यों रहा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग हो गई थी, इसलिए अंदर के d ऑर्बिटल अवेलेबल थे, इसलिए इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आंसर इज B। Which of the following statement about COCN6 3- is true? इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है वो बताना है, ठीक है। क्या क्या पूछा गया है देख ले, COCN6 4 अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड, मतलब अपन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है और स्पिन कैसा होने वाला है, लो स्पिन या हाई स्पिन, वो चीज बतानी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है प्रोसेस, हमको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम जरा में बता देंगे कैसे। तो ये COCN6 है, 6 CN है, 6 CN है मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पहली बात, और -1 लेके आ रहा है, यहाँ पर 3- है, मतलब 6- थे टोटल, 3- ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी CO3+ की होगी, तो यहाँ पर CO3+ है। अब अगर कोबाल्ट को देखें तो फीकोनी है ना, फीको यानी कि 27, 4s2 3d7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका d7 होता है, लेकिन 3+ है तो 4s का जाएगा और d6 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा ये, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन इसने CO3+ का बनाया है। तो अगर यहां पर देखें, और दूसरी बात ये कैसा है, CN6 है, 6 है, मतलब ये पेयरिंग करवाएगा, अगर पेयरिंग करवाएगा तो ये 6 यहां पर देखें तो D6 कॉन्फ़िगरेशन ये 3D है, ये 4s है और यहां पर ये 4p है, करेक्ट है। तो यहां पर अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन हमको भरना है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन विद पेयरिंग, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 यहां आएगा, फिर पेयरिंग होगी 5 6, तो ये होगा 6, उसके बाद CN आएगा, यहां पर एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां और एक CN यहां, तो यहां पर हो गया हमारे पास यहां पर क्या कि 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां पर CN आ गए, COCN6, तो इसलिए हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रीच हुआ वो D2sp3 हुआ, और यहां पर पेयरिंग भी हो गई, मतलब ये डायामैग्नेटिक भी था, तो डायामैग्नेटिक भी है और D2sp3 भी है, और देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेयर्ड, ये डायामैग्नेटिक है इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों गलत हो गए हैं, COCN6 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सही है, लेकिन क्या ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं, ये लो स्पिन बनाएगा। लो स्पिन क्यों बनाएगा, क्योंकि यहां पर इसका पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है, इस वजह से पेयरिंग कम होने की वजह से लो स्पिन बना है इसका कॉम्प्लेक्स, तो आंसर इसका डी होगा, COCN6 3- नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक रहेगा, और क्योंकि पेयरिंग हो गई थी पहले के मुकाबले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द पेयरिंग, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसी वजह से यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और अगर ये भी पूछ लेता कि इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल, तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि यहां पर 3D यूज हो रहा है, करेक्ट है, तो आंसर इज डी, ओके। Among the following complexes, one which shows zero crystallization, crystal field stabilization energy, CFSE जीरो किसके लिए होता है, CFSE जीरो होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के लिए D5 और D10 के लिए CFSE जीरो होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है CFSE का, CFSE का फॉर्मूला ये होता है -0.4 डेल्टा O इंटू NT2G प्लस 0.6 डेल्टा O NEG, ये फॉर्मूला होता है। अब सीधी सी बात है, इसी वजह से यहां पर जब D5 कॉन्फ़िगरेशन रीच होता है तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में 3 T2G के होते हैं, 2 इसके होते हैं, तो ओवरऑल यहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, इस वजह से ये जीरो हो जाता है। तो यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, यहां पर जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर यहां पर देखते हैं तो Mn3+ है, 3+ के साथ अगर देखें तो यहां पर D कौन सा है, यहाँ D4 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, है ना, 4s2 3d5 होता है, जिसमें से 3+ में D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। Fe3+ की बात करें तो 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन था, 3+ हुए तो D5 कॉन्फ़िगरेशन, यही हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। COH2 और 2+ की बात करें तो यहां पर 4s2 3d7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये D7 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ऐसे ही 3+ में देखें तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी ही होगा, आंसर D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट, इसमें से कौन सा जो है एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है? तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कि एंटी कैंसर एजेंट की तरह कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है। ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, जो मैंने तुम लोगों को नोट्स में बोला था कि नोट्स रेफर कर लेना। तो वो है सिस्प्लैटिन। कौन सा है? सिस्प्लैटिन, ठीक है। और सिस्प्लैटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज होता है, एजेंट की तरह यूज होता है। सिस्प्लैटिन इज सिस PTCl2NH3, अमोनिया का ये सिस वाला ये रहता है ना, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर, सिस्प्लैटिन सिस PTCl2NH3 होल ट्वाइस। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन विल बी शोन बाय वन अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा 1.73 का मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर हमको देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट यहां पर अगर 1.73 है, अब ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो हम समझ गए कि n जो है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। करेक्ट है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, यानी कि n, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको 1 देखने हैं तो किस में होंगे? 1। तो यहां पर TiCl4, Ti टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। अगर वो +4 में चला गया तो वो यहाँ पर D0 या ये कहेंगे कि S0 D0 कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा और इसके पास n की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो इसका कोई भी बोहर मैग्नेट्रॉन नहीं रहेगा, ये डायामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। COCl6 4- की अगर बात करते हैं तो Cl6- रहेगा यहाँ से और 4- यहाँ पर है, तो ये CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर इसका कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7, है ना, 3d7, और 4s2 3d7 है। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो d7 कॉन्फ़िगरेशन है। d7 के हिसाब से अब सीधी सी बात है, ये Cl6 है। अब Cl है मतलब कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, देयर इज नो पेयरिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है? d7 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, और हमको कितनी चाहिए? 1 चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं CuNH3 2+ की, यानी कि कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर 2+ की बात करते हैं, ये तो अपनी तरफ से कुछ भी लेके नहीं आ रहा है, Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक यहां से जाएगा और ये D9 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा, और D9 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब यहां पर अगर इसको देखें, और ये कैसा अमोनिया कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। हालांकि D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देखते भी नहीं है वैसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर n की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। हैं कि ये क्या रहेगा? इसमें n = 1 है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 का होने वाला है। आंसर इसका C होगा, ठीक है। अब NiCN4 2- की बात करते हैं। NiCN4 2- के हिसाब से देखें तो निकल जो होता है, जो यहां लगा है, तो इसका मतलब निकल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 देखें तो यहां पर ये जाएगा। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s2 चला गया, बचा D8 कॉन्फ़िगरेशन। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन विद CN किस तरीके का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग कर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहां पर जो रहेगा ये क्या रहने वाला है? अनपेयर्ड रहने वाला है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर तुमने देखा पेयरिंग कैसे करवाई मैंने, फिर से देखो मैंने कैसे किया था, है ना, फिर से देखेंगे अपन। जो यहां पर T2G वाले थे, ये T2G वाले हैं, ये EG वाले हैं। तो जो T2G वाले होंगे वो पहले भराएंगे और उसमें पेयरिंग होगी, ठीक है। तो उसमें पेयरिंग होगी, कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6, ये T2G भर गए। उसके बाद इन दोनों को पेयर मत कर देना, पता चला तुमने इनको पेयरिंग करा दी, नहीं, इनकी पेयरिंग नहीं होगी। इनकी पेयरिंग तो ये मतलब ये मान लो ये T2G है और ये EG है,
ठीक है, तो Eg ऊपर रहता है और Cn आएगा तो ये 6 भर जाएंगे, उसके बाद फिर Eg जो 7वां आएगा वो यहाँ 7वां और 8वां यहाँ पर आएंगे। तो ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर n इक्वल टू 2 होगा और इस तरीके से यहाँ पर ये भी हमको क्या बोलते हैं बोहर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CFSE का फॉर्मूला होता है -0.4 NT2G ये चीज रहती है। हालांकि साथ में एक चीज और होती है लेकिन उसको हम जनरली इस लेवल पर कंसिडर नहीं करते हैं। जनरली वो चीज होती है पेयरिंग में कितने नए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको +XP भी बोलते हैं, लेकिन ये जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसको बिना कंसिडर किए भी हम कर सकते हैं, लेकिन XP का मतलब मैं बता देता हूं एक शॉर्ट में। XP का मतलब होता है कि यहाँ पर X का मतलब होता है कि हाउ मैनी न्यू पेयर्ड पेयरिंग हैज बीन डन, है ना, कितने नए पेयर बन गए पहले के मुकाबले। जैसे मान लो पहले स्थिति ऐसी थी, समझो इसको, है ना, कि ऐसा 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 था, ठीक है। तो अभी यहां पर कितने पेयरिंग है? यहां पर अभी कितने पेयर्ड हैं? एक पेयर है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मान लो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाती है तो सीधी सी बात है ये यहां से गायब होगा, ये यहां से गायब होगा, है ना, और पेयरिंग होकर के यही जब वापस से इलेक्ट्रॉन की रिफिलिंग होगी तो यहां पर आ जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 3। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 2 का। तो ये जो 2 है यही x होता है। तो ये चीज होती है। हालांकि ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहां पर p लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे p क्या चीज है। तो p कंफ्यूज मत हो कि p मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये चीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज फर्दर कंफ्यूज ही करती है चीजों को। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने के बजाय अपन इसको सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर CFSE इक्वल टू -0.4 NT2G डेल्टा प्लस 0.6 NEG डेल्टा तक ही सीमित रखेंगे। और अब हमसे बोला गया है कि हाई स्पिन D4, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि नो पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग नहीं होती है तब। क्योंकि अगर पेयरिंग हो रही होती या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, पेयरिंग होती, तो सीधी सी बात है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है, उसका पैरामैग्नेटिज्म या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इस वजह से लो स्पिन बनाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये चीज होती है, यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही होती है तब, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड है, D4 कॉम्प्लेक्स है। अब D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब सीधी सी बात है हमको यहाँ पर डेल्टा O लेना है, डेल्टा T नहीं लेना है। अगर यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो हम यहाँ डेल्टा T लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कैसा होगा? D4 यानी कि नॉर्मली यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये चीज रहेगी। एंड देयर इज नो पेयरिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, पेयरिंग नहीं हो रही है। अगर पेयरिंग होती, अगर लो स्पिन होता तो D4 कॉन्फ़िगरेशन ये हाई स्पिन वाला रहता है। लो स्पिन वाला कैसा होता है? लो स्पिन वाला होता इस तरीके से, जिसमें पेयरिंग हो जाती, यानी कि ऐसे 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 और ऐसे, तो ये हो जाती पेयरिंग, है ना। T2G वाला कुछ इस तरीके से देता अपन को। लेकिन यहाँ हमको देखना नहीं है, हमको लो स्पिन नहीं चाहिए, हमको हाई स्पिन चाहिए। हाई स्पिन चाहिए तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एंड ये T2G है और ये यहाँ पर EG है, ठीक है। तो T2G कितने हैं? T2G है 3 और EG कितने हैं? 1, है ना। मतलब NT2G और NEG की जब हम बात करते हैं तो NT2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल कितने हैं? 1, है ना। ये समझ में आ रहा है। D4 में यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है, और EG में कितने हैं? 1 है। अगर ये लो स्पिन हुआ होता तो T2G में ही 4 के 4 हो जाते, T2G में ही 4 हो जाते और EG में 0 रहते, समझ रहे हो, अगर लो स्पिन हुआ होता तो। लेकिन क्योंकि हाई स्पिन है इस वजह से T2G में 3 और EG में 1 होगा।
मतलब n की वैल्यू हमको T2G की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर 3 और यहाँ पर Eg की वैल्यू कितनी रखनी है 1। तो अब अगर ये तुम्हें क्लियर है तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, CFSE की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -0.4 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा 4 3 12 -1.2 डेल्टा O -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 NEG 0.6 इंटू 1 इज 0.6, ठीक है, तो 0.6 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O, ठीक है। अब -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O मिलकर के होंगे -0.6 डेल्टा O और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा -0.6 डेल्टा O, आंसर इज 4। समझ में आया कैसे निकालना है, कैसे करना है। CFSE का ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, CFSE का ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है और उसके बाद तुम्हें बस ये देखना है कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। हाई स्पिन होता तो ऐसा होता है, लो स्पिन होता तो ऐसा होता। अगर लो स्पिन होता तो n की वैल्यू यहाँ पर NT2G की वैल्यू हम 4 लेते और EG की वैल्यू 0 लेते, लेकिन हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब NT2G की वैल्यू 3 होगी, EG की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है बात, आ रहा है समझ में, इजी है ना, ठीक है, तो आंसर इज 4। CrH2O6, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे CrH2O6Cl3 ऐसा होगा, ठीक है। CrH2O6Cl3 atomic number of chromium is equals to 24, has a magnetic moment of 3.83 Bohr magneton. The correct distribution of 3d electrons in the chromium complex of this complex is, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर बोल दिया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट 3.83 का है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की 3 है। और सीधी सी बात है यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कितना होता है, 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर +3 है तो यानी कि एक यहां से जाएगा, दो यहां से जाएंगे, d3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3d3 और 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 1 2 और 3 ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे कि यहाँ पर 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज है इस तरीके से रहेंगी, कोई पेयरिंग का कोई देखना ही लोड ही नहीं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से d ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, क्रोमियम है, अब d3 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर यहाँ पर एक तो वीक फील्ड, खैर वीक फील्ड लिगेंड होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल है मतलब कि सीधी सी बात है जो स्प्लिटिंग होने वाली है उसमें EG ऊपर जाने वाले हैं और T2G नीचे आने वाले हैं, ये बात तो हम जानते हैं, है ना। अब वो कम जाएगा ज्यादा जाएगा वो चीज हमारे लिगेंड्स पर डिपेंड करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि T2G नीचे जाएगा, EG ऊपर जाएगा। ऑक्टाहेड्रल जब भी स्प्लिटिंग होगी तब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G नीचे जाते हैं, EG ऊपर जाते हैं, करेक्ट है। अब T2G क्या होता है, T2G हमारे ऑर्बिटल्स dxy, dyz और dzx होते हैं। तो dxy, dyz और dzx होने वाले हैं, करेक्ट है। और dxy, dyz, dzx होने वाले हैं। ये dx2, y2 और dz2 जो है डायरेक्ट रिपल्शन होने की वजह से ऊपर चले जाते हैं, EG वाले ज्यादा एनर्जी लेवल पर। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो नीचे ही भरते हैं, यानी कि T2G में ही भरते हैं, ठीक है। तो इस वजह से dxy, dyz और dzx यहाँ पर हमारे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा dxy1, dyz1 और dzx1। ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है 3d ऑर्बिटल्स का या 3d इलेक्ट्रॉन्स का, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। 3dxy1, 3dyz1 और 3dzx1। क्या ये बात क्लियर हो गई है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा इसका आंसर। ओके, क्लियर है ना। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 का है। तो सीधी सी बात है EG ऊपर जाएगा, T2G नीचे आएगा। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो T2G ऊपर आते, EG नीचे आते, ठीक है। तो ये ऐसे हमको सोचना है और उस हिसाब से हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 और 3। कौन से में जाएंगे, तीनों की तीनों T2G में, XY, YZ और ZX में। इसलिए आंसर हमारा होगा dxy1, dyz1 और dzx1, ठीक है। तो आंसर इज D। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड कब होता है, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तब होता है जब मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे वीक होता है,
ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है कि किसमें, देखो अब यहाँ पर मेटल कार्बोनिल वाला या सिनर्जिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसमें ये बोलता है कि जो मेटल और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर कार्बन जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाता है और इनके बीच में एक पाई बॉन्ड भी क्रिएट होता है मेटल कार्बन बॉन्ड का, एक बैक बॉन्डिंग से एंटी कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर ये चीज जाती है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर जितना अच्छा होगा, है ना, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मेटल की जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा मजबूत यहाँ पर मेटल कार्बन की बॉन्ड होगा, और जितना ज्यादा मजबूत मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा उतना ही वीक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होता है, या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज होती है, किसकी? कार्बन ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इस तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है, इन दोनों बॉन्डिंग में उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा चला जाता है, इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली वीक हो जाता है अगर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तब। करेक्ट है ये बात? तो अब हमको पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड किसमें होगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड जिसमें होगा उसमें मेटल कार्बन का सबसे वीक बॉन्ड बनना चाहिए। तो मेटल कार्बन सबसे वीक उसमें बनेगा जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, और मेटल जिसमें ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उस मेटल की कम होगी जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है या जो पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, अगर नेगेटिव चार्ज होता मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता। अगर सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है यानी कि नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी और उतना ही वीक मेटल कार्बन बॉन्ड रहेगा, और जितना वीक मेटल कार्बन बॉन्ड रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? जितना वीक ये रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रहेगा, है ना। तो ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा। गेटिंग इट? तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये देखना है कि सबसे वीक मेटल कार्बन बॉन्ड कहाँ पे बनेगा। तो वीक मेटल कार्बन के लिए मुझे क्या देखना है? मेटल का पॉजिटिव होना देखना है। ये जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा ये वीक रहेगा और उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये क्रोनोलॉजी है, समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से देखना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर देखें तो देखो मैंगनीज यहाँ पर प्लस Mn प्लस में है, पॉजिटिव है। CrCO6 है तो यहाँ पर ये क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर वेनेडियम माइनस है और यहाँ पर आयरन जो है ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता कि वीकेस्ट CO बॉन्ड किस में रहेगा, तो वीकेस्ट CO बॉन्ड के केस में हमारा आंसर 3 हो जाता अगर यहाँ पर वीकेस्ट लिखा होता तो, क्योंकि वेनेडियम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, वेनेडियम माइनस में रहेगा यानी कि वेनेडियम माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा तो वो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड आया है वो मतलब उसकी बैक बॉन्डिंग जो होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रांग ये रहेगी उतना कमजोर ये रहेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है, और स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए हमको मेटल का पॉजिटिव होना देखना है, और वो किस में हो रहा है? 1 में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? MnCO6 प्लस। गेटिंग इट? तो इस तरीके से तुमको सोचना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अगर तुम्हें इस चीज में समझ में नहीं आया तो एक बार जाकर के अपना जो लेक्चर है वो एक बार और देख लो, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वीकर दिस, स्ट्रॉन्गर दिस, स्ट्रॉन्गर दिस, वीकर दिस, इस तरीके से तुमको यहाँ पर देखना है ना। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में भी पूछ सकता है वो, है ना। पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही लगना है कि भाई यहाँ पर अगर ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना वीक ये रहेगा, जितना ये वीक है उतना ये स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। ऐसे हमको देखना है। ओके, तो इस तरीके से हमको ये चीज सोचनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर सेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप द जोश हाई।